हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज बीपीएससी के जो नोटिस आया है उसमें दिया है कि मार्च में दोबारा फिर वैकेंसी आ रही है। तो इसलिए आप लोग तैयारी थोड़ी ज़ोर से कर दो, क्योंकि जो बिहार टेट है वो फरवरी में होने को है और मार्च में वैकेंसी भी आ रही है। मार्च अप्रैल तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसमें भी इलेक्शन से पहले ही। तो यहाँ पे आज हम उसी क्रम में शारीरिक आसन, बॉडी पोस्चर के बारे में डिटेल करेंगे, डिटेल चर्चा होगी। शारीरिक आसन, बॉडी पोस्चर से तात्पर्य शरीर की सही स्थिति से है, जिसके कारण एक व्यक्ति अपना कार्य अभ्यास आसानी व सुंदरता पूर्वक कर सकता है। सही शारीरिक आसन बॉडी पोस्चर द्वारा एक व्यक्ति सही प्रकार से सो सकता है, बैठ सकता है, चल सकता है, उठ सकता है, दौड़ सकता है आदि कई कार्य आसानी से कर सकता है। ठीक है, उसी को बोलेंगे शारीरिक पोस्चर। यानी किसी का पोस्चर, बॉडी पोस्चर जो है बिल्कुल सही है, तो वो क्या अच्छे से सो सकता हो, बैठ सकता हो, चल सकता हो, उठ सकता हो, दौड़ सकता हो, तो उसका बॉडी पोस्चर ठीक है। बात यहाँ पे समझ गए होंगे आप सभी लोग। आसन में शरीर के सभी अंग एक दूसरे को तत्पर होकर सहयोग करते हैं, एक दूसरे से। जैसे कि ये आपको देख रहे होंगे, ये बॉडी पोस्चर जो दिया है बिल्कुल सही दिया है। बॉडी की जो बनावट है, आकृति है, सही है, कहीं भी कोई डिफॉर्मिटीज नहीं है, कहीं भी कोई यानी कि विकृतियाँ नहीं है, कोई विकृति नहीं है। तो उसी को हम बॉडी पोस्चर कहते हैं। आगे देखेंगे, गलत आसन के कारण कॉजेज ऑफ बैड पोस्चर। अब देखो बैड पोस्चर क्या क्या होते हैं। मांसपेशियों के छोटे होने, लंबे होने तथा कमजोर होने के कारण विकृति है जो होने की संभावना बनी रहती है। जैसे देखते हैं, कार्य की प्रकृति के कारण हो सकती है विकृति, कुपोषण के कारण हो सकती है, पोषक तत्व हम नहीं लें उसमें कुपोषण आ जाता है, कुपोषण के कारण हो जाती है विकृति, गलत आदतों के कारण हो जाती है, अभ्यास की कमी के कारण हो जाती है। ठीक है, जो डिफॉर्मिटीज होती है, बैड पोस्चर जो हो जाता है बॉडी का, वो इन तरीके अशुद्ध वायु के कारण भी हो सकता है बैड पोस्चर। उसके बाद सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण भी हो सकता है। सूर्य का प्रकाश नहीं, विटामिन डी नहीं मिलेगी, हमारी हड्डियां विकसित नहीं होंगी, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, तो पोस्चर बिगड़ जाएगा। यहाँ पे 7वां पॉइंट है, आराम की कमी के कारण भी हो सकता है। सही से अगर आप पूरी नींद नहीं ले रहे, पूरा आराम नहीं ले रहे, तो उससे भी बॉडी पोस्चर पे इफेक्ट पड़ता है, ये जान लीजिए। अगला पॉइंट है, सही प्रकार के कपड़े व जूते न पहनने के कारण भी बॉडी पोस्चर हो जाता है। अत्यधिक थकान के कारण भी बॉडी पोस्चर होता है। आप ज़्यादा थकान की अवस्था में फिर भी लगे रहो, फिर भी कार्य करते रहो, तो बॉडी पोस्चर होने की संभावना अधिक रहती है। अगला पॉइंट देखते हैं, अधिकतर भार उठाने के कारण भी हो सकता है। ज़्यादा भार उठाने वाला कोई काम कर रहे हैं तो उसके कारण भी बॉडी पोस्चर हो जाता है। आगे देखते हैं, लंबी बीमारी व चोट के कारण भी बॉडी पोस्चर होता है। याद रखना, ये 12 पॉइंट हैं, याद रखना, ऐसे इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, गलत आसन के कारण, ठीक है, कॉजेज ऑफ बैड पोस्चर। तो बॉडी हमारी बिल्कुल सही हो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, पैर बिल्कुल ठीक हो, टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, जूते भी नहीं ज़्यादा पहनने चाहिए, और कुपोषण, ये पोषक तत्व तो लेने ही चाहिए। इनके कारण हमें बैड पोस्चर होता है। आगे देखते हैं, शारीरिक विकृतियाँ, फिजिकल डिफॉर्मिटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से 100% क्वेश्चन आना है बिहार टेट या स्टेट में, 100% यहाँ से आना है क्वेश्चन। हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो इसे याद कर लो, देख लो दिमाग से एक बार। और कुछ नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, लेकिन थोड़ा यहाँ पे बताना है, बस केवल थोड़ा समझाना है बात। बाकी आप सभी लोग यहाँ से सब क्वेश्चन कर ले जाएंगे, देखना भी कैसे। शरीर के आसन की कोई भी असामान्य अवस्था, चाहे वह जन्मजात हो, चाहे किसी रोग या दुर्घटना के कारण हो, विकृति कहलाती है। या कैसी हो, क्या कैसी हो, जन्मजात हो, जन्म से हो, या किसी रोग या किसी दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट हो जाए उसके कारण जो विकृति आ जाती है बॉडी में, वही डिफॉर्मिटीज या विकृति कहलाती है। मान लो एक्सीडेंट से किसी का पैर टूट गया,
किसी का हाथ टूट गया तो वो क्या हो गई, डिफॉर्मिटी, उसको उसके अंदर वो विकृति आ गई। बात समझ लो यहाँ पे। और किसी को जन्मजात होती है, कोई कोई बालक होते हैं जन्मजात पैर से विकलांग होते हैं, तो वो ना सही से चल पाते हैं ना, और वो हमने बताया ना जो आसन है उसमें क्या है, सही से चल लें, सही से बैठ लें, सही से उठ लें, सही से सब सारे काम कर लें तो वही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जो सही से ना कर पाए वही डिफॉर्मिटी, विकृति आ जाती है। अब देखो कौन कौन सी विकृतियाँ होती हैं। विकृतियाँ दो प्रकार में हम पढ़ते हैं। कैसे, दो प्रकार में। नंबर एक, क्रियात्मक विकृति, फंक्शनल डिफॉर्मिटीज। नंबर दो, संरचनात्मक विकृति, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज। दो तरीके से पढ़ते हैं इसे, ठीक है। क्रियात्मक विकृति क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। मुलायम ऊतक, मांसपेशी तथा अंग प्रभावित होते हैं। हमारे बॉडी के जो टिश्यू हैं मुलायम ऊतक हैं, सॉफ्ट टिश्यू, और मांसपेशियां, मसल्स जो हैं, और तथा अंग प्रभावित होते हैं। बात समझ लो यहाँ पे। जिससे देखने, सुनने व बोलने संबंधित दोष उत्पन्न हो जाते हैं। यह जन्मजात या किसी चोट लगने से, रोग या दुर्घटना के कारण हो सकती है। क्रियात्मक, याद रख लेना। दूसरा है संरचनात्मक। संरचनात्मक क्या होता है, हड्डियां व मांसपेशियों, सोच तो संरचनात्मक हमारा जो स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर वही बदल जाए, हड्डियां और मांसपेशियों के प्रभावित होने पर उत्पन्न होती हैं। ये क्या, मुलायम ऊतक और मांसपेशी थी, और यहाँ पे हड्डियां और मांसपेशी है, ठीक है। हड्डियां हमारा मजबूत होती हैं, तो इससे क्या होगा, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हो जाएगी। बात याद रखना यहाँ पे। यह जन्मजात अन्य कारण जैसे बीमारी, दुर्घटना, चोट, कुपोषण या बुरी आदतों के कारण हो सकती है। आगे देखेंगे। ये जो डिफॉर्मिटीज हैं फिजिकल की, ये दो होती हैं, क्रियात्मक और सृजनात्मक, याद रखना। आगे आते हैं। अब कौन कौन सी विकृतियां होती हैं, उन विकृतियों को हम यहाँ पे देखेंगे। ये जो सारी विकृतियां हैं ये बॉडी की विकृतियां हैं। अगर ये विकृतियां हैं आपके किसी भी बालक में, तो क्या होगा, वो बालक ना ही सही से बैठ पाएगा, ना ही सही से चल पाएगा, ठीक है, और ना ही वो कोई किसी काम में अपना हाथ बटा पाएगा, ठीक है। तो ऐसे समझ लो, ये जो विकृतियां हैं इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे समझ लेते कौन कौन सी विकृति है। नंबर एक, काइफोसिस। नंबर दो, लॉर्डोसिस। बस केवल याद करने, केवल दिमाग में ये नाम डालने, बस केवल दिमाग में नाम, और समझा ऐसे देंगे जैसे बहुत अच्छे से, ये समझ लीजिए आप लोग दिमाग। काइफोसिस, लॉर्डोसिस, राउंड शोल्डर, स्कोलोसिस, रिगिड स्पाइन, और बोलैग। बोलैग इंपॉर्टेंट रहेगा, बोलैग, ठीक है। बोलैग, नोकनी, इनको जेनु वारम कहते हैं, वैसे जेनु बालगम बोलते हैं। नोकनी को जेनु बालगम बोलते हैं। कई बार पूछा गया है, नोकनी को दूसरा नाम क्या है, जेनु बालगम। बोलैग का दूसरा नाम जेनु वरम, याद रखना, जेनु वरम, याद रखना। बोलैग, जेनु वरम, नोकनी, जेनु वालगम, ठीक है। आगे देखते हैं। फ्लैट फुट। फ्लैट फुट एक बीमारी होती है जो विकृत होती है, और क्लॉथ फुट ये भी एक विकृति होती है, और पिजन चेस्ट और पॉकनेक। जिस सारे डिफॉर्मिटीज हैं, प्रकार हैं डिफॉर्मिटीज में, तो इन डिफॉर्मिटीज को हम एक एक करके क्रम से समझेंगे ये क्या होती हैं। और बहुत सरल है, आप लोग या सभी लोग सही से जानते हैं। देखो अभी देखते हैं, देखो कैसे समझते हैं। ये देखो, काइफोसिस, ये लो काइफोसिस, सबसे पहला है काइफोसिस, इंपॉर्टेंट है काइफोसिस। काइफोसिस को कुबड़ापन कहते हैं। अरे सीधी सी बात है, गांव वाली भाषा, जिसके कुबड़ निकल आता है ना गर्दन के ऊपर, रीढ़ की हड्डी पे कर्व बन जाए कुबड़, उसी को बोलते हैं काइफोसिस। याद रखना, काइफोसिस, काइफोसिस दिमाग में डालो, काइफोसिस, कुबड़, काइफोसिस, रीढ़ की हड्डी ऊपर गर्दन के साइड में कर्व बन जाए, गोल हो जाए थोड़ी, ठीक है, निकली हो बाहर, इसी को बोलते हैं क्या, काइफोसिस। बस इतनी सी बात याद रखना, ठीक है। यहां पे देखो दिया है कर्व्ड बैक, जो वक्र पीठ में घुमाव आ जाए, घुमावदार पीठ हो जाए, इसी को हम बोलते हैं राउंड बैक, हंच बैक। याद रखना, राउंड बैक किसका नाम है, राउंड बैक काइफोसिस कहते हैं। हंच बैक किसे कहते हैं, काइफोसिस का। काइफोसिस का दूसरा नाम क्या है, राउंड बैक। काइफोसिस का दूसरा नाम हंच बैक। बात समझ लो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछे गए हैं। राउंड बैक का दूसरा नाम काइफोसिस, काइफोसिस का दूसरा नाम राउंड बैक, काइफोसिस का और दूसरा नाम हंच बैक। तो काइफोसिस को हम राउंड बैक, हंच बैक,
ठीक है, कर्व बैक, ये सारे नामों से जानते हैं काइफोसिस को। बात समझ लो यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो कुबड़ हो, कुबड़ तो काइफोसिस है, समझ लो। कहाँ से कुबड़, कहाँ से काइफोसिस। कहाँ पे कर्व आएगा, पीठ के ऊपर, गर्दन के ऊपर जो रीढ़ की हड्डी है यहाँ पे निकल जाएगा, वही होता काइफोसिस। बात समझ लो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट रहेगा। और काइफोसिस को अगर सही करने के लिए जो करेक्टिव एक्सरसाइज है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सुपाइन पोजीशन में लेटकर रोगी को गर्दन के पीछे दोनों हाथ फंसाकर उससे ऊपर की ओर उठाना। दूसरा है खड़े होकर बेल्ट का गर्दन खड़े होकर बेल्ट का गर्दन के पीछे प्रयोग करना। सुपाइनेशन पोजीशन में कंधे के नीचे सैंड बैग का प्रयोग करना, इससे ये सही होगी। ये आसन है, इसके करेक्टिव ये चीज़ करेंगे तभी काइफोसिस से निजात मिलेगी। काइफोसिस हमारी जो विकृति है वो ठीक हो जाएगी। बस इतनी सी बात यहाँ पे तुम्हें केवल बात याद रखने योग्य ये है कि काइफोसिस को कुबड़पने कहते हैं। और काइफोसिस कहाँ होता है, पीठ के ऊपर होता है। इसी को कर्व्ड बैक भी बोलते हैं, इसी को हम राउंड बैक भी बोलते हैं, इसी को हम हंच बैक भी बोलते हैं। इतनी सी बात याद रखना बस, ठीक है। 100% यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% याद रखना इसे, काइफोसिस। आगे देखते हैं दूसरी जो विकृति, लॉर्डोसिस। अरे भैया, ये लॉर्डोसिस में कुछ नहीं है, समझो, यहाँ पे ध्यान दो। लॉर्डोसिस में क्या है, ऊपर कर्व था काइफोसिस में गर्दन के पास, लॉर्डोसिस में कहाँ है, हमारी जो नाभि होती है पेट की, उसके ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पीछे धंस जाए, पीछे आगे की ओर पेट की तरफ धंस जाए, तो समझ लो वहीं पे क्या है, लॉर्डोसिस है। बात समझ लो। कभी कभी देखा हो किसी के पीठ रीढ़ की हड्डी जो है यहाँ पीछे बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, बहुत धसी हुई होती है, तो समझ लो उसे लॉर्डोसिस है, पेट निकला हुआ, ठीक है, तो लॉर्डोसिस कहलाएगा। तो वो कौन सी विकृति है, लॉर्डोसिस। उसे खड़े होने में दिक्कत होगी, ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखते हैं लॉर्डोसिस के दूसरे नाम, होलो बैक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉर्डोसिस का दूसरा नाम होलो बैक के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें बैक के नाम से भी जानते हैं। बैक पोस्चर होता है डिफेक्ट, बैक पोस्चर जो है डिफेक्ट होता है, और सैडल बैक भी इसे कहते हैं। याद रखना, लॉर्डोसिस के कई नाम हैं। होलो बैक कई बार पूछा गया है, लॉर्डोसिस का दूसरा नाम होलो बैक इंपॉर्टेंट है, होलो बैक। और स्वे बैक ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों, ठीक है। सैडल बैक, तो जी क्या है, लॉर्डोसिस, ठीक है। इसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसे याद रखना। बात समझ लो यहाँ पे, रीढ़ की हड्डी में जो है क्या हो जाता है, धंस जाती है पीछे पेट की तरफ, आगे की तरफ। ये देखो, ये इसमें रीढ़ की हड्डी यहाँ से आई, ये देखो आई, और यहाँ पे कितनी अंदर धंस गई है, ये धंसी है, देखो निशान भी दिखा रहा है, ये धंसी हुई, इसी को हम बोलते हैं लॉर्डोसिस। पेट निकल जाए, लॉर्डोसिस। बात समझ लो यहाँ पे। अपने आसपास देखना, बहुत से सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिससे लॉर्डोसिस से और क्या नाम, काइफोसिस से जो विकृतियां हैं उनमें पाई जाएंगी। ऐसे बहुत से लोग होंगे। अब उनको कौन कौन से करेक्टिव आसन है उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसमें दोस्त में देखो कि देखते हैं, पेट की जो पेशी कमज़ोर हो जाती हैं, घुटने ऊपर की ओर कैसे होते हैं, खिंचना शुरू हो जाते हैं, खिंचने लगते हैं। शरीर का भार एड़ियों पर आ जाता है, शरीर का भार जो है एड़ियों पे आ जाता है, और संतुलन ठीक नहीं रह पाता, संतुलन ठीक नहीं रहता उन लोगों का, जिनको लॉर्डोसिस होता है, उनका संतुलन बिगड़ जाता है, खड़े होने में दिक्कत होती है, ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते हैं। कारण क्या है, फेफड़ों व कूल्हे में विकार के कारण, फेफड़ों व कूल्हे में विकार के कारण। बात समझ लो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। करेक्टिव यहाँ पे एक्सरसाइज देखते हैं, सिटअप, बेंट नी सिटअप्स, स्ट्रेट नी सिटअप, और सुपाइन पोजीशन साइक्लिंग, यानी कि लेट कर साइकिलिंग चलाना सुपाइन पोजीशन में। सुपाइन पोजीशन किसे कहते हैं, पीठ के बल लेटना सुपाइन पोजीशन, और पेट के बल लेटना क्या हो जाएगा,
सुपाइनेशन प्रोनेशन, सुपाइनेशन प्रोनेशन। पीठ के अगर बल लेटे हैं तो सुपाइनेशन पोजीशन में है, और पेट के बल लेट जाएंगे तो प्रोनेशन प्रोनेशन में हो जाएंगे, पोजीशन जो है प्रोनेशन की हो जाएगी। तो वहीं पे कह रहा है सुपाइनेशन प्रोनेशन साइकिल। ठीक है, यहाँ पे इसे देख लेना, ये बात समझ लो। यहाँ पे आपको याद रखने योग्य बात है, लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस का दूसरा नाम होलोबैक, और यहाँ पे सैडल बैक, और यहाँ पे स्वे बैक। याद रखना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, याद रखना। आगे देखते हैं अगली जो प्रकृति है, राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर आप लोग जानते हो, राउंड शोल्डर क्या होता है। राउंड माने गोल, शोल्डर माने कंधा, कंधे गोल हो जाए। देखो ये पोजीशन, कंधे नीचे की ओर झुक जाएं। ये देखो ये नॉर्मल शोल्डर हैं, और ये कैसे हैं, राउंड शोल्डर, इसके कंधे झुके हुए हैं। तो ये कौन सी डिफॉर्मिटीज होगी, कौन सी विकृति होगी, राउंड शोल्डर विकृति। याद रखना, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। जिसमें कंधे झुके होते हैं उसे क्या बोलते हैं, राउंड शोल्डर बोलते हैं यार, बात समझ लो। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। जिसमें रीढ़ की हड्डी ऊपर की ओर कर्व आ जाता है उसे क्या बोलते हैं, काइफोसिस बोलेंगे यार। रीढ़ की हड्डी में नीचे कर्व आ जाए, पेट बाहर की तरफ निकला हो, रीढ़ की हड्डी अंदर धसी हो, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस का दूसरा नाम क्या है, बात समझ रहे हो यहाँ पे, होलोबैक। ऐसे याद रखना है। काइफोसिस का दूसरा बैक नाम राउंड बैक, याद रखना इंपॉर्टेंट है। करेक्टिव एक्सरसाइज देखते हैं राउंड बैक की क्या होगी। देख हाँ, यहाँ पे कंधे स्ट्रेट ना रहकर आगे की तरफ निकल आते हैं, आगे की तरफ निकल जाए कंधे, तो समझ लो क्या होगा, राउंड शोल्डर हो जाएगा। यहाँ पे इसे दिक्कत होगी कोई भी क्रिया करने में, जैसे बॉल को फेंकना है, कोई भी, ठीक है, तो इसके हाथ में दिक्कत होगी, ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं करेक्टिव जो एक्सरसाइज है। शोल्डर रोटेशन कर सकते हैं इसके लिए, अगर किसी को बोथ साइड, दोनों हाथों से दोनों तरफ से, ठीक है, नीचे की तरफ झटकना, नीचे की तरफ झटकना। बैल बार पर एक्सरसाइज कर सकते हैं, शवासन व धनुरासन कर सकते हैं। साथी की सहायता से विपरीत दिशा में पीछे की तरफ दोनों हाथ पकड़ के खींच सकते हैं, दूसरों हाथ फंसा कर, ठीक है, खींचना, ये भी एक ये व्यायाम होगा इनके लिए, राउंड शोल्डर के लिए। कुर्सी पर बैठाकर दोनों हाथों को पीछे बांधकर चेस्ट को आगे की ओर धकेलना, इंपॉर्टेंट है। ये इनके एक्सरसाइज हैं, ये एक्सरसाइज करेंगे तो इनके झुके हुए शोल्डर जो हैं वो कैसे हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे, सीधे नॉर्मल पोजीशन में हो जाएंगे, याद रखना। आगे देखेंगे अगली जो डिफॉर्मिटीज है, याद कर लेना, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, राउंड शोल्डर, 3 हो गए हैं। चौथा है स्कोलोसिस। स्क्योलोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्क्योलोसिस में क्या होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है यस आकार की हो जाती है। यस अंग्रेजी की जो यस होता है कैपिटल का, उसी आकार का हो जाता है हमारी रीढ़ की हड्डी। देखो यहाँ पे देखते हैं, ये हड्डी जो है इधर से इधर गई, इधर से इधर, ऐसे करके हो जाती है, यस आकार की बन जाती है। ठीक है, जो यस आकार की बन जाए, यस से सा से यस होता है स्क्योलोसिस, याद रखना। यस पूछेगा यस आकार की कौन सी डिफॉर्मिटीज होती है, तो बोल देना स्क्योलोसिस, याद रखना। ठीक है, याद रखना इसे। मेरुदंड के पास कुब्जता, लेटरल डिवीजन ऑफ स्पाइन। ठीक है, स्पाइन में जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन जो है वो कैसी हो जाएगी, एस आकार की हो जाएगी, लेटरल बैक हो जाएगी। ठीक है, मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड स्पाइन रीढ़ की हड्डी का एक ओर झुकना, जिससे शोल्डर एक तरफ और हिप दूसरी तरफ भागते हों या झुकते हों। ठीक है, एक तरफ झुक के चलना, जो कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको देखने में जो एक तरफ झुक के चलते हैं, एक तरफ नीचे की ओर शोल्डर होता है, हिप उनके दूसरी तरफ चलते हैं। ठीक है, ऐसे, तो उसी को बोलते हैं हम क्या, स्कोलोसिस, यस आकार की हो जाती है। ये 2 प्रकार की होती है, सिंगल स्कोलोसिस और डबल स्कोलोसिस। सिंगल सी आकार और यस आकार, दोनों आकार की होती है। इसकी जो करेक्टिव एक्सरसाइज है वो क्या होंगी, पाल बार होगा यहाँ पे, दूसरी होगा शरीर को विपरीत दिशा में झुकाना, उल्टी की तरफ झुकाना, ब्रेस्ट स्ट्रोक का अभ्यास करना, ये इनके करेक्टिव एक्सरसाइज रहेंगे।
ठीक है। देखो रीढ़ की हड्डी कैसी यहाँ से ऐसी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी झुक गई है, तो इसे बोलते हैं स्क्रोलोसिस। बस यार सब कुछ आता तुम लोगों को है, दिमाग में डाल लो। काइफोसिस, लॉर्डोसिस, राउंड शोल्डर, स्कोलोसिस, चार डिफॉर्मिटीज हमने अभी पढ़ ली हैं। इसके बाद पांचवी देखते हैं रिगिड स्पाइन। रिजिड स्पाइन क्या होता है? मेरुदंड की लचकता कैसी हो जाती है? कम तथा खत्म हो जाती है। मेरुदंड की लचकता कम तथा खत्म हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जमीन में कोई चीज़ गिर गई उठा नहीं सकते, उठाते हैं दर्द होता। ठीक है, तो ये क्या है? रिगिड स्पाइन। क्या है? रिगिड स्पाइन। रिगिड स्पाइन जो रीढ़ की हड्डी की लचकता है वो कम हो गई है। ठीक है, याद रखना, रिगिड स्पाइन हो जाती है। इसमें क्या है? साइड साइड वर्ड नहीं हो सकते, हिलते हैं इधर साइड की तरफ तो भी नहीं हो सकते क्योंकि दर्द होगा। फॉरवर्ड आगे की तरफ नहीं हो सकते, बैकवर्ड पीछे की तरफ गति नहीं कर सकते, नहीं हो पाती है। बात समझ रहे हो? गर्दन आगे पीछे तथा दाएं बाएं नहीं घूम सकती है क्योंकि रिगिड स्पाइन में क्या हो जाती है? हमारी जो रीढ़ की हड्डी की जो लचकता है वो कम हो जाती है। आगे देखते हैं। इन क्रियाओं को करने में अत्यधिक दर्द का अनुभव होता है, पेशियां कमजोर हो जाती हैं। बस रिगिड स्पाइन याद रखना। पूछेगा क्वेश्चन ऐसे ही, मेरुदंड में लचकता कम हो जाएगी तो आप कौन सी डिफॉर्मिटीज होगी? तो क्या होगी? रिगिड स्पाइन। स्पाइन में लचकता कम हो जाएगी। करेक्टिव एक्सरसाइज क्या होंगे? क्रॉस अल्टरनेट टो टच करेंगे हम, क्रॉस अल्टरनेट टो टच करेंगे और फॉरवर्ड बेंड करेंगे, खड़े होकर हाथ ऊपर से नीचे जमीन को छूना। उसके बाद हलासन भी कर सकते हैं और सुत्ताबंद कोणासन भी कर सकते हैं। ये इसकी रिगिड स्पाइन की करेक्टिव एक्सरसाइज थी। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। अरे यार तुम तो सीधे समझ लो। बाउ लेग बबी भी टांग है, बबी है टांगों को बेस बहुत ज़्यादा, यहाँ घुटने के बीच देखो कितनी गैपिंग है, कितनी जगह है। तो बस यही बॉल लेग है, खत्म बात। कच्छ नहीं पढ़ने यार। बॉल लेग बबी टांग है, टांगों के बीच घुटने के पास जगह काफ़ी है, तो बॉल लेग। बस इतनी सी बात। इसी को दूसरों नाम याद कर लो, क्या है? जैनु बरम। बॉल लेग को जैनु बरम कहते हैं। बात समझ लो। बैंडीनेस और वेंडी लेग, दोनों घुटने बाहर की ओर दाएं बाएं निकल जाते हैं। ओ आकृति बन जाती है, ऐसे करके। ठीक है, वो आकृति बन जाती है, यानी कि बबी भी टांगे बो लेग, जैनु बरम कहलाता है। बस खत्म बात। जैनु बरम इसका दूसरा नाम है। दूसरी बात है नोकनी। सातवां पॉइंट है नोकनी। नोकनी क्या होता है? इसे बोलते हैं जैनु बालगम। उसे जैनु बरम बोलते हैं, इसे जैनु बालगम। किसे? नोकनी। नोकनी में क्या होता है? घुटने आपस में टकराते होते हैं। आर्मी में ये अनफिट कर दिए जाते हैं, ये भी अनफिट कर दिए जाते हैं। आर्मी में दोनों अनफिट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि गैप ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और गैप बिल्कुल छूना भी नहीं चाहिए। ये देखो इसके घुटने यहाँ पे टकरा रहे हैं आपस में दोनों घुटने टकरा रहे हैं। ये टकरा रहे हैं तो इसे चलने में भी दिक्कत होगी, दौड़ने में भी दिक्कत होगी, दौड़ नहीं पाएगा। और इसे भी दिक्कत होगी, ये भी नहीं दौड़ सकता है। तो आर्मी में ये सब अनफिट कर दिए जाते हैं। खड़े होकर पहले चेक किया जाता है, अगर घुटनों के बीच में 3 इंच की अगर जगह छूटी रहती है, 2 से 3 इंच, तो वही मेडिकल पास करते हैं। बाद बाकी ये सब अनफिट कर दिया। जिसकी ज़्यादा जगह छूटी है वो भी अनफिट, और जिनके टकरा रहे हैं वो भी अनफिट। याद कर लेना। तो वहाँ पे यही टेस्ट किए जाते हैं। कौन कौन से? बोलैक, यानी कि बोलैक को जैनु बरम कहते हैं, और नोकनी जैनु बालगम कहते हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है। घुटने आपस में सट टच करते हैं। कैसी आकृति? एस आकार की आकृति बनाते हैं। और नोकनी की वजह से फ्लैट फुट होने की संभावना होती है। अभी फ्लैट फुट के बारे में बताएं। फ्लैट फुट क्या होता है? अरे आप सभी लोग सब कुछ जानते हैं, केवल ये जो शब्दावली है ना शारीरिक शिक्षा की, बस इसे केवल ध्यान दे लो। बस ये सारी शब्दावली याद कर लो। काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलोसिस, राउंड शोल्डर, ठीक है, रिगिड स्पाइन, जैनु बालगम, और ये सारी चीज़ें, नोकनी, बोलैग, ठीक है, इनके नाम, इनके दूसरे नाम, बस यही याद करने हैं आप लोगों को, वो सब जानते हो। आगे देखते हैं।
हाँ, क्वेश्चन पूछेगा फ्लैट फुट होने की संभावना किससे रहती है? किससे रहती है? नोकनी से। नोकनी का दूसरा नाम क्या होता है? जैनु बालगम। बस इतनी सी बात याद रखना, 100% आने की चांस है। आगे इसमें देखते हैं, इसमें क्या पूछेगा? बोलैक। बोलैक क्या होता है? पूछेगा घुटनों के बीच में ज़्यादा जगह होती है तो उसे कौन सी विकृत से संभावित करेंगे? तो क्या करेंगे? बोलैक से। बोलैक का दूसरा नाम क्या है? जेनुबरम। जेनुबरम। बस ये इतनी सी बात याद रखनी है। घुटने, आप घुटने घुटने में जगह काफ़ी हो तो कैसे? बोलैक कहलाएगा। नोकनी, घुटने टकराते हो, नोकनी कहलाएगा। बस इतनी सी बात याद रखना। आगे देखते हैं, चट्टा पाँव आ गया। फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या होता है? 8वां पॉइंट है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या होता है? इसे दूसरा नाम भी देखते हैं, पीस पैलस। पीस प्लेनस बोलते हैं। एड़ी जे खड़े होने पर पंजे के नीचे कोई वक्र ना बने, समतल हो। कैसा हो? समतल। तो क्या होता? फ्लैट फुट कहलाता है। बात समझ लो। हम पानी में पैर भिगाएंगे और ज़मीन पे फर्श पे रखेंगे। अगर पैर के बीच में अगर पूरा पैर अगर आ रहा है पानी से छपके, तो समझ लो आप फ्लैट फुट की विकृति है। अगर पैर में गैप आ रहा है, पैर पूरा नहीं छप रहा है, कटके आ रहा है बीच में, ठीक है, एड़ी और अंगूठे के पास में जो जगह होती है ऊपर साइड, ये नहीं आ रहा है तो आप सही हैं, नॉर्मल हैं। अगर ये बिल्कुल छूता है ज़मीन में पूरा पैर, तो समझ लो फ्लैट फुट है आपको। ठीक है, यहाँ पे इतनी बात समझ लो। समतल, यहाँ पे देखिए, फ्लैट फुट को पीस बैलेंस बोलते हैं। खड़े होने पर पंजे के नीचे कोई वक्र ना बने, समतल हो, तो उसे बोलते हैं फ्लैट फुट। चलने पर पड़ी बाहर की तरफ आते हैं, फिर पंजे घूमकर अंदर की तरफ आ जाते हैं। ये दो प्रकार के हैं आर्च, दो प्रकार के। लॉन्गिट्यूडनल, एड़ी से पैर के अंगूठे तक, एड़ी से पैर के अंगूठे तक, और ट्रांसवर्स, पैर की छोटी उंगली से अंगूठे तक। ठीक है, दो तरीके के होते हैं। इसी क्रम में आगे देखते हैं। ये देखो यहाँ पे नॉर्मल पैर दिखाए गए हैं, ये फ्लैट फुट वाले दिखाए गए हैं। फ्लैट फुट में क्या है? बिल्कुल चपका होगा यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल चपका सा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखो, ये पैर कट के आ रहे हैं, तो ये कैसा? ये नॉर्मल है, फुट है, बिल्कुल नॉर्मल है। और ये बिल्कुल पैर भिगा के अगर छू रहे हैं ज़मीन में, तो ऐसे आ रहे, बिल्कुल पूरा पैर आ रहा है, तो फ्लैट फुट है। क्या है? फ्लैट फुट है आपको, किसी भी इंसान को। बात यहाँ पे समझ लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हॉलो फुट क्या होता है? हॉलो फुट चाहिए पंजा पाँव, ठीक है। क्लैप फुट, इसे हम बोलते हैं पीस कैबस, ठीक है, और इसे दूसरा नाम है होलो फुट, ठीक है। क्लॉप टोस भी कहते हैं इसे। फ्लैट फुट के विपरीत पंजे पशुओं के खुर की तरह मुड़ जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे खुर की तरफ, यानी कि पूरा अब यहाँ पे कितना आ रहा? पैर की उंगली वाला हिस्सा आ रहा, एड़ी वाला हिस्सा आ रहा, बीच का पूरा गायब है, तो इसे कौन सा होगा? पंजा पाँव, यानी कि हॉलो फुट, ठीक है। इसे इंपॉर्टेंट है याद करना दोनों, ठीक है, फ्लैट फुट और हॉलो फुट। आगे देखते हैं, पिजन चेस्ट। पिजन, पिजन माने क्या होता है? कबूतर। पिजन माने क्या होता है? कबूतर। कबूतर जैसा चेस्ट, कबूतर की तरह सीना हो जाता है, उसे बोलते हैं पिजन चेस्ट। देखिए यहाँ पे इसका सीना जो कबूतर की तरह निकल आया है आगे की तरफ, तो ये इसे कौन सी विकृति है, कौन सी डिफॉर्मिटीज है? पिजन चेस्ट नाम की डिफॉर्मिटीज इस बालक को हो रखी है। इसमें देखते हैं, सीना आगे की तरफ कबूतर की तरह निकल जाता है, तो उसे हम बोलते हैं पिजन चेस्ट। बस इतनी सी बात याद रखो। अरे सब कुछ आता है तुम लोगों को यार। देखो यहाँ पे एक बार अगला देखते हैं, आगे की तरफ सिर। आगे की तरफ सिर, कुछ लोग होते हैं जो सिर आगे की तरफ झुका के चलते हैं, आगे की तरफ सिर करके रखते हैं, तो उसमें देखिए फॉरवर्ड हेड, पॉकनी, याद रखना ना, फॉरवर्ड हेड, इसका दूसरा नाम पॉकनी बोलते हैं इसे, ठीक है। सिर आगे की तरफ क्या होता है? झुक जाता है। क्वेश्चन पूछेगा सिर आगे की तरफ झुक जाता है तो कौन सी विकृति होगी? क्या होगी? फॉरवर्ड हेड, या इसी को पॉकनी बोलते हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप लोग इम्पोर्टेंट
यहाँ पे आप लोग बहुत ही अच्छे से देख लो इसे। अब की बार एक सीट आप सभी लोगों की है। 2024 खाली नहीं जाने देना है। ठीक है, यूपी बिहार कहीं भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो विकृतियां हैं इनमें से आप इम्पोर्टेंट नोट कर लो। काइफोसिस को देख लो बहुत अच्छे से। लॉर्डोसिस देख लो, राउंड शोल्डर, और क्या नाम, स्कोलोसिस, और यहाँ पे बोलैग, बोलैग नोकनी इम्पोर्टेंट है, फ्लैट फुट इम्पोर्टेंट है। बस ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इनके जो नाम हैं वो इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षा में ये बार बार पूछे गए, हर परीक्षा में। ठीक है, तो आप सभी लोग देखिए और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो और तैयार रहिए आप सभी लोग। यूपी टीजीटी की वैकेंसी जो पिछले फॉर्म पड़े हुए हैं उनकी डेट आने वाली है। सभी लोग तैयार रहेंगे। और बिहार में जैसा कि नोटिस में जो जारी किया गया है कि मार्च अप्रैल में ज्वाइनिंग वहाँ भी हो जाएगी परीक्षा की, इसलिए पहले तो वहाँ का टेट निकाल लीजिए आप लोग। टेट हो जाएगा और टेट होने के बाद आप लोग लगे रहिए, बिल्कुल बैठना नहीं है। आप लोग केवल 3-4 महीने रात दिन एक कर दो बस। ठीक है, ओके, थैंक यू।